मैं वापस आती हूँ डोनाल्ड ट्रंप के उस ट्वीट से, क्योंकि उसी ट्वीट को लेकर तहलका मचा हुआ है। मनीष, आप इस धमकी को कैसे देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जहां पर 48 घंटे उन्होंने ईरान को दिए हैं? इसमें आपको लगता है कि कोई देश कोई मुख्य भूमिका अपना सकता है? साथ में डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ईरान डील चाहता है, हम डील नहीं चाहते। और ये भी कहा जा रहा है कि बैकडोर से, कहीं कहीं पे मैंने ये भी पढ़ा कि भाई बैकडोर से वो पीस टॉक्स चाहते हैं, शांति वार्ता करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ईरान से। और एक तरफ ये खबरें आती हैं, दूसरी तरफ वो धमकी देते हुए अपने ट्रूथ सोशल पर लिखते हैं। जी नहीं नहीं, वो कोई इस तरह से बाहर निकलने का कोई फिनिशिंग पॉइंट तलाश रहे हैं। ट्रम्प जो है अब कोई रास्ता खोज रहे हैं असल में, और कोई ऐसा पॉइंट तलाश रहे हैं जो लॉजिकल हो, थोड़ा उनके निकलने को पीछे हटने जैसा ना लगे। कोई ऐसा पॉइंट हो, कोई कुछ ऐसा एक दिखे कुछ बड़ा करके और बाहर निकला जाए, क्योंकि दबाव बहुत बढ़ रहा है मुझे। अब तो वहां सर्वे मध्यावधि चुनाव को लेकर के भी आने लगे अमेरिका में। वो बहुत तेजी से इनका जो अपना समर्थक आधार है उसमें भी विरोध बहुत शुरू हो गया है। रिपब्लिकन में भी डिवीजन शुरू हो गया है वहां पे अंदर भी। और वो जो युद्ध समर्थक आधार था वो तेजी से घटने लगा है, बहुत तेजी से वो नीचे जाने लगा है। और युद्ध के लॉजिक पे ही सवाल उठाया जा रहा है वहां पे जनरली जो है। और ये और ज्यादा प्रचारित होता जा रहा है अमेरिका के अंदर कि इजराइल के चलते ट्रैप में अमेरिका फंसा हुआ है। इजराइल का ये युद्ध है, ये अमेरिका का युद्ध नहीं है। और ये उसके लिए संकट ये एक हो रहा है। दूसरा, पूरा यूरोप जो है हुर्मुज के चलते पूरा यूरोप और एशिया को ही सबसे ज्यादा प्रभावित होना है। यूरोप में तेल संकट, और तेल संकट के चलते फिर अर्थव्यवस्था का संकट, फिर उनके राजनीति पर संकट की तरफ चीजें बढ़ रही है। उसके ऊपर भी एक दबाव है बहुत ज्यादा, उसका भी दबाव ट्रम्प के ऊपर अब पड़ने लगा है। मतलब उसको अगर आप ध्यान से देखें, पश्चिम एशिया वाला जो इलाका है उसको अगर आप देखें कि उसका जितना तहस नहस अब हो गया है, हो रहा है। मैंने उसका उसका दो तरह से तहस नहस हो रहा है। एक तरफ उसका पूरा तेल व्यापार ही बंद है, गैस व्यापार ही बंद है। पश्चिम एशिया का अभी भी बहुत कुछ उन्होंने बदला है, वैकल्पिक अर्थव्यवस्था में कुछ वैकल्पिकी को जोड़ा है। लेकिन अभी भी उनका 30-40% जो अर्थव्यवस्था है वो तेल से चलता है। मैंने उसका पहले तो पूरी तरह से तेल पर निर्भर था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने को एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के तहत पश्चिम एशिया के देशों ने अपने को चेंज किया और तेल पे निर्भरता थोड़ी अपनी कम की और भी रास्ते खोले। एक पॉइंट पे जाके अगर तेल संकट में पड़े तो क्या होगा। अब मान लीजिए फिर भी 30-40% उनका उस पर निर्भर है। तो एक तो इस तरह से उनका एकदम संकट में है। और दूसरा, उनका जो जितना जो सैनिक अड्डों के आसपास का जो इलाका है, अमेरिकी सैनिक अड्डों के आसपास का जो इलाका है, वो बहुत तेजी से ध्वस्त हो रहा है। उनका जो कह लीजिए कि वो एक संकट है देश में। तीसरा, देश के अंदर जो है आमतौर पे इसको लेकर के, अमेरिकी सैनिक अड्डों को लेकर के जनता में पहले से एक बहुत ही नकारात्मकता है। एंटी अमेरिका एक वहां के शासक वर्ग तो अमेरिका के साथ रहते हैं, लेकिन वहां की जनता जो है एंटी अमेरिका एक मन मिजाज में, और उसका बढ़ता जा रहा है। उसको लग रहा है कि अमेरिका के चलते ही हम संकट में आए हैं। ये ईरान की गलती नहीं है, ये अमेरिका का मामला है। अमेरिका उसको जिस स्थिति में डाल दिया वो क्या करेगा। तो वहां के शासक वर्गों पे भी एक दबाव है उसमें जो है। तो मेरा ये कहना है कुल मिला के बहुत अलगाव में इजराइल और अमेरिका पड़ता जा रहा है। उसमें एकमात्र ऐसा देश है जो इजराइल जो वो बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि अभी भी वो बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि तमाम संकट के बावजूद अभी भी वो इस तरह से नहीं चाह रहा कि अमेरिका जाए, और इस तरह से वो कुछ ना कुछ ऐसा कर दे रहा है। जिसे बीच में आप देखी होंगी कि युद्ध के दौरान अमेरिका और इजराइल के बीच बहुत सारे मतभेद आए, खास करके ऑयल डिपो पे हमला हुआ, या उसके वहां पे जो है उसके वो तेल डिपो पे, उसके बाद फिर उसमें ये जो परमाणु उसके आसपास का जो मसला है। तो बार बार वो जो आप कह लीजिए कि उसके बाद इजराइल कई बार अमेरिका ने इजराइल से अपने आप को अलग किया, और इजराइल ने भी स्वीकार किया कि हाँ ये मेरा अकेला। उस दिन के प्रेस वार्ता में भी आपने देखा होगा, उसमें वो इशारा दे रहे थे कि अब कुछ कुछ फिजिकली, मतलब हवाई हमले से क्रांति नहीं आती है। उनका बयान एक था कि हवाई हमले से केवल क्रांति नहीं आती है, मतलब ये है कि सैनिक अब भेजे जाए, अब जमीनी युद्ध शुरू किया जाए। इसकी तरफ भी एक इशारा इजराइल ने, जो कि अमेरिका कतई इस दिशा में नहीं बढ़ना चाह रहा है। वो किसी भी हालत में होर्मुज में भी सेना नहीं भेजना चाहता है वहां पे। वो इसीलिए वो तमाम क्योंकि वो उसके उसकी अगर लाशें जाने लगेंगी अमेरिका में,
तो उसके लिए मैंने चरम संकट हो जाएगा। जो अमेरिकी सैनिक अगर ज्यादा संख्या में लौटने लगेंगे, लेकिन इजराइल अब चाह रहा है कि फिजिकली केवल हवाई युद्ध न चले, नीचे भी अब सैनिक युद्ध जो है, कह लीजिए कि मिलिट्री को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। तो एकमात्र इजराइल है जो अमेरिका को अभी भी लगातार कोशिश कर रहा है कि वो इसमें उलझा रहे। लेकिन मेरे को ये लग रहा है बार बार कि ट्रम्प साहब कुछ बड़ा करने का कोई ड्रामा करेंगे और वहां से फिर उनकी एक एंट्री का कोई रास्ता लेंगे। मुझको ये पूरा का पूरा ये लग रहा है जी। मैं मनीष के पास आती हूँ अंतिम कमेंट के लिए, और फिर एक कमेंट मैं पाशा सर से भी लूंगी। जी मनीष बोलिए जी। ईरान देखिए जानता है कि सैनिक तौर पे तो अमेरिका को उसके सामने मजबूत देश है, तो उसको रणनीतिक तरीके से ही पहले से उसने सोच रखा है कि किस मोर्चे पे हमला करना है, और उसके उसमें जो एक तरह से कूटनीतिक लागत को ज्यादा लगाना है, उसके आर्थिक तंत्र को वो थोड़ा सा ब्रेक करना है। तेल हुर्मुज वाले को उसने एक रणनीतिक रूप से उसी पे हमला किया हुआ है, या जो सैनिक अड्डे हैं या जो तेल के अड्डे हैं उसको वो सेंटर कर रहा है। और उस सबसे बड़ी बात है कि उसके साख को संकट में डालना, पश्चिम एशिया वाले इलाके में अमेरिका के साख को संकट में डालना, उसके सैनिक अड्डे को एक तरह से अप्रासंगिक बना दिया है। और हुर्मुज को घेर करके उसने पूरी दुनिया को एक तरह से दबाव में ला दिया है अमेरिका। और पूरी दुनिया जब दबाव में आई है तो उसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका पे होना है, इजराइल पे दबाव पड़ना है। तो ये जो उसने अब वो कह रहा है कि वो खाड़ी क्षेत्र में जो जल संयंत्र हैं वो केवल नॉर्मल औद्योगिक संयंत्र नहीं है, वो तो वहां का जीवन रेखा है, खारे पानी को मीठा करना। क्योंकि वो अन्य इलाकों में वो कुछ और काम करता, लेकिन इस इलाके में तो जल की जो जितने जल अवसंरचना है वो तो बेसिकली तेल पे हमला किया है तो वो मान लीजिए अर्थव्यवस्था को संकट में डाल रहा है, लेकिन जल पे हमला करना शुरू कर देगा अब, जो कि वो बोला है कि अगर हमारे यहाँ आप ऐसा करेंगे और प्लांट पे करेंगे तो अब वो ये भी एक उस इलाके में उस पे हमला कर देगा, तो जीवन रेखा ही मतलब अस्तित्व का संकट होने लगेगा। बहुत सारे बड़े 6 देश हैं जो जीसीसी के, जो ये 40% उत्पादन करते हैं, मतलब जल का उत्पादन, मतलब खारे पानी से उसको मीठे पानी में बदलना। और वो उस इलाके में उसका महत्व तेल से भी ज्यादा कई मामले में होता है, उससे अस्तित्व का मामला होता है। तो ईरान की ये धमकी जो है पूरे पश्चिम एशिया के देशों में घबराहट पैदा करेगा और अमेरिका के ऊपर इससे भी एक दबाव बनेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि रणनीतिक रूप से यह युद्ध ईरान जीत चुका है, ईरान इसमें बहुत अपर हैंड ले चुका है, और वो अकेले नहीं कर रहा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि वो अकेले नहीं कर रहा है, इसमें जरूर वो अगुवाई कर रहा है, लेकिन उसका 2 बड़े सहयोगी हैं जो रसिया है और चाइना है, उसको जो है वो उसकी आंख वो बने हुए हैं लगातार। वो उस तरह के रणनीतिक जगहों को तलाश लेने में, सटीक हमले करने में, इजराइल के कोने कोने की जानकारी रखने में, आप समझिए सैनिक अड्डों के बारे में, इधर तेल संरचना पे। फिर उसने कहा है कि आपके जो ये जो तमाम जो आपकी सूचना प्रौद्योगिकी है, अभी आज जो बयान दिया है, अमेरिकी संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी है, जितने उसके और आर्थिक क्षेत्र हैं, और अब पश्चिम एशिया में तेल की संरचना है, और इजराइल में भी पानी की संरचना है। तो ये कुछ उसने पहले से ये सब चीजों पे जोर रखा। वो जानता है केवल सैनिक युद्ध के जरिए अमेरिका को ताकतवर देश है, उस मामले में कोई तुलना नहीं है ईरान से, कि सैनिक युद्ध करके केवल नहीं कर सकता है, लेकिन रणनीतिक जगहों पे अटैक करके ये इस पे उसने अपनी सारी लागत इस पे लगाई। उसने कूटनीतिक तरीके से देखिए उसने एक मानसिक वार जो होता है वो उसने फैला रखा है, और उसको एक्सेप्ट कर रही है दुनिया कि ईरान ने हमला नहीं किया है, हमला अमेरिका और इजराइल ने किया है। ईरान वार्ता कर रहा था और ईरान युद्ध को खत्म करना चाह रहा था, नहीं होने देना चाह रहा था, वो वार्ता को आगे भी बढ़ा रहा था। इजराइल इसमें बाधा बना, ओमान भी इस बात तर्क से सहमत है। और ये तर्क अब मैं देख रहा हूं कि एक दुनिया भर में इस तर्क को खारिज करने की स्थिति अब किसी के पास नहीं। आप याद करिए इराक वाला युद्ध, मैं अंत में बात खत्म करूंगा, इराक वाला युद्ध आप याद करिए, उस समय उस सारा जो अमेरिका झूठ बोल रहा था या नाटो देश जो झूठ बोल रहे थे, उस झूठ को पूरी दुनिया मान रही थी। इस बार बात उलट गई है। इस बार बात ये हो रहा है कि युद्ध के पहले दिन से दुनिया मान रही है कि अमेरिका झूठ बोल रहा है, इजराइल झूठ बोल रहा है, अमेरिका कुछ और चाहता है, ये परमाणु युद्ध नहीं है, उसके पास परमाणु वाला मामला संकट नहीं है, अमेरिका को कोई खतरा नहीं है, इजराइल को कोई ईरान से खतरा नहीं है। ये एक शुरुआती दिन से एक कह लीजिए कि नैतिक जीत जो है, जिसको कह लीजिए, वो ईरान के पक्ष में चला गया है और अब रणनीतिक रूप से भी संकट में डाल दिया।
तो मेरा ये मानना है कि फिर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अमेरिका इस युद्ध से निकलने की तैयारी कर रहा है जी।